हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के अन्य पार्ट्स को देखेंगे। ये हमारा छठा पार्ट होगा। हम आपको अब तक 5 पार्ट में इसके महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को बता चुके हैं। अब हम चलते हैं दर्पण के बारे में पढ़ने कि जो हम लोगों के पास दर्पण होता है उस दर्पण से हम लोग प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। मतलब कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उस दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब तो प्राप्त करते हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के कितने नियम होते हैं और वो कौन कौन से नियम हैं, आइए इसको जानते हैं। जैसा नीचे लिखा गया है इसका उत्तर कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम होते हैं। मतलब कि हम यदि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो नियम होता है वह 3 होता है। और वह 3 नियम कौन कौन से हैं, आइए उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया पहला नियम, हम आपको प्रति नियम को एक एक करके समझा रहे हैं। पहले देखते हैं पहला नियम के बारे में। पहला नियम कहता है अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। देखिए भाषा लिखा गया है, आप भाषा को आप पढ़ सकते हैं, हम आपको पढ़ के सुना दिए हैं। हम इस बात को इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसा कि क्या लिखा गया है इसमें, पहला में कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर, हम अन्य सभी किरणों को मिटा देते हैं, फिर से हम आपको और इस फिगर के हिसाब से समझाते हुए चलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो तक हम आपको दर्पण का परिचय करा दिए थे, दर्पण में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बता दिए थे। अगर इसके बावजूद भी किन्हीं लोगों को ये बात नहीं पता है तो पहले जाकर के आप पीछे वाले वीडियो को देखें और उसमें ये पता करें कि कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे आप अच्छे से इसे नहीं समझ सकते हैं। यदि आपको इसे एकदम कंठस्थ हमेशा के लिए अपने माइंड में रखना है तो आपको पहले उसे देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के इस वाले बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। इसके आगे बढ़ने पे जो ये रेखा जो इधर की ओर गई होती है, इधर की तरफ जो लाइन गई होती है, इस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना, या इसको कह सकते हैं कि ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस भी इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि इस मेन एक्सिस पे चलेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक और पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। इस प्रकार से इस पे आपको 3 बिंदु मिलेंगे। अब हमारा सवाल अभी ये था कि पहला नियम क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का पहला नियम क्या है। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देखे हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर, अभी हमने आपको बताया कि ये वाला लाइन जो है ये प्रधान अक्ष है और इस प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें हैं, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मतलब कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरफ से, देखिए ये एरो जो है ना इधर से दर्शा रहा है कि इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद वह दर्पण के सतह पर पड़ती है और जैसे ही वह दर्पण के सतह पर पड़ेगी तो परावर्तित हो जाएगी। अब परावर्तित होगी तो वो किधर परावर्तित होगी ये देखते हैं। जैसे ही परावर्तित होगी तो वह इसके मुख्य फोकस की ओर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये लाइन आपको, ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि प्रकाश की किरण जो है वह नीचे की ओर जा रही है। मतलब इसमें कोई भी प्रकाश की किरण यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो वह इसी प्रकार से, यानी कि मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी। ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम कहता है यहाँ कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब आइए हम देखते हैं वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें जाती है वो कहाँ से गुजरती है और वो कैसे गुजरती है। जैसा कि आप फिगर में आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि ये हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस दिशा से ऐसे आएगी ऐसे, अगर इस दिशा से ऐसे आ रही है तो आने के बाद ये दर्पण के परावर्तक सतह पर टच करेगी और टच होने के बाद पुनः, मतलब ये जिधर से आई है उसी दिशा में लौट जाएगी। ये दूसरे लाइन का मतलब ये होता है। इस प्रकार से आप दूसरे लाइन के मतलब कि दूसरे नियम को देखें। अब तीसरे नियम क्या कहता है समझते हैं।
तीसरा नियम के बारे में कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आएगी, जैसा कि मुख्य फोकस हमारा यहाँ है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी इस प्रकार से, तो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ेगी और परावर्तित होकर के यह जो है प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। मतलब इस प्रकार से आ रही है और इस तरफ जा रही है। इसका कहने का यही मतलब होता है। आइए एक बार हम फिर से आपको इसको रिपीट कर देते हैं। पहला नियम कहता है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मतलब पहली बार वह अगर समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी बात, यदि वह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो परावर्तन के बाद भी उसी दिशा में लौट जाएगी। और तीसरी बात, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के आएगी तो वह परावर्तन के बाद जो है वह प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो ये तीनों के तीनों इसका नियम था। ये नियम बहुत ही महत्व रखता है। ये नियम जब आपको याद रहेगा तभी आप दर्पण में प्रतिबिंब बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। और यहाँ से ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप इसे अच्छे से अध्ययन कर ले। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं कि इन नियमों के सीखने के बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है। जैसा कि लिखा गया है कि अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। मतलब एक अवतल दर्पण में हम विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। और हम विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो निर्माण करने के लिए हमें किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा, आइए इसको जानते हैं। तो अवतल दर्पण में यदि हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने 6 जगह रख सकते हैं, 6 स्थिति में उसे रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वह 6 स्थिति कौन कौन है, हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जैसा कि आप पहला लिखा हुआ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कि ध्रुव एवं फोकस के बीच। आप केवल अभी आप इसको समझिए, फिर हम आपको यहाँ फिगर भी बनाए हुए हैं, आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। पहला है कि ध्रुव एवं फोकस के बीच, पहली स्थिति में हम रख सकते हैं ध्रुव एवं फोकस के बीच। दूसरी स्थिति में हम फोकस पर रख सकते हैं। तीसरी स्थिति में हम मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। चौथी स्थिति में हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। पांचवी स्थिति में वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रख सकते हैं। और छठी स्थिति आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि हम अनंत पे रख सकते हैं। अब आइए हम बताते हैं थोड़ा सा आपको इस फिगर के माध्यम से कि हमारा अनंत कहाँ पर पड़ेगा और मुख्य फोकस कहाँ होगा, और हम प्रत्येक 6 स्थिति को कहाँ कहाँ कैसे कैसे रख सकते हैं। जैसा कि पहला कहा गया है कि पहली स्थिति में हम P और F यानी कि ध्रुव एवं फोकस बिंदु के बीच रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम प्रतिबिंब को यहाँ वस्तु को यहाँ रख सकते हैं। तीसरी स्थिति में हम किसी वस्तु को यहाँ रख सकते हैं। चौथी स्थिति में यहाँ रख सकते हैं, ये हमारा 5वीं स्थिति हो जाएगा। और 6वीं स्थिति में हम यहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे हम नंबरिंग कर देते हैं कि हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के सामने। तो इन 6 स्थितियों में हम वस्तु को रख सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला स्थिति जो है हमारा ध्रुव एवं फोकस के बीच है। दूसरा स्थिति फोकस पर है। तीसरा स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच है। चौथा स्थिति वक्रता केंद्र पर है। 5वां स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच है। और छठी स्थिति जो है ये हमारा अनंत है, मतलब हम इसे अनंत कह सकते हैं। ये हमारा अनंत हो गया। ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये अनंत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 6 तरीके से रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम जब वस्तु को इस दर्पण में 6 तरीके से रखते हैं तो उसके कारण प्रतिबिंब जो बनेगा वह प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, प्रश्न उठता है। जाहिर सी बात है कि जब हम वस्तु को कहीं पे रखेंगे तो निश्चित है कि उसका प्रतिबिंब बनेगा, और वह प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा इसको समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात, जैसा आप यहाँ देखें कि पहली बार हम वस्तु को रख कहाँ सकते हैं, तो पहली बार हम अवतल दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच ध्रुव एवं फोकस के बीच रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं कि जब हम वस्तु को ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इसका जवाब है कि जब हम वस्तु को ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ये दर्पण का सामने का भाग है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे है ये जो है, मान लीजिए इसका नाम A है, इस बिंदु का नाम B है, ये AB हमारा
ये भी हमारा वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ बन रहा है। ए डैश बी डैश मान लीजिए कि ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश जो बन रहा है ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे। अतः हम कह सकते हैं कि पहली स्थिति में जब हम वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अब थोड़ा सा इसके आकार एवं प्रकृति की बात कर ले तो आप देख सकते हैं स्पष्ट कि यहाँ वस्तु है, यहाँ प्रतिबिंब है। वस्तु बड़ा कि प्रतिबिंब बड़ा, तो आप देख सकते हैं कि वस्तु का आकार बहुत, यहाँ पे वस्तु का आकार छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि जब पहली स्थिति में जब हम वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अब बड़ा बनने के साथ देखिए ये लाइन के ऊपर बन रहा है, इसलिए ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहा जाता है। और जो प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर बन रहा है और अगर यह दर्पण के पीछे बन जाए, ऊपर बने दर्पण के पीछे बने, तो उसको हम काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, काल्पनिक एवं सीधा बनता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आइए हम दूसरा को देखते हैं। दूसरा लिखा गया है कि दर्पण के फोकस पर, मतलब दूसरी स्थिति में जब हम वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब हम वस्तु के फोकस पे रखेंगे तो यह जो प्रतिबिंब है यह प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। जैसा कि हम यहाँ लिख के रखे हैं कि जब वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर, मतलब यह पीछे नहीं दर्पण के सामने ही बनेगा, अनंत पे बनेगा। जैसा कि आप देखिए ये दोनों लाइन कहाँ जाकर के इसको कट करेगा तो अनंत पे, इधर बहुत कहीं आगे जाकर के कटेगा तो यह अनंत पे बनेगा। अब कहता है कि यह प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, तो आइए देखते हैं। यह प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा। अब इस प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यह जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा प्रकार का बनेगा। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ तक बताए हैं। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि जब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है अवतल दर्पण में, तो इसका आंसर लिखा गया है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जैसा कि आप इस चित्र से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ फोकस बिंदु है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और इधर अनंत पड़ता है। तो कह रहा है कि यदि वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस यहाँ है, दोनों के बीच में यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो देखिए अनंत पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। अब कहता है कि भाई यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए इस प्रतिबिंब के बारे में लिखा गया है कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, मतलब देखिए वस्तु इतनी छोट है, वस्तु से ये बड़ा प्रतिबिंब बना है। और वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उसको कहते हैं। जो प्रतिबिंब सामने बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा उसको कहते हैं जो, देखिए वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर है, अतः यह एक दूसरे के उल्टा है, इसीलिए कहा जाता है कि यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब अगला देखते हैं वक्रता केंद्र पर, यानी कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मतलब अवतल दर्पण में यदि वस्तु को हम प्रतिबिंब पे रख देते हैं तो वह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जैसा कि आप देखिए ऊपर वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, वस्तु भी वक्रता केंद्र पे है, उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही है। तो अब आप आगे जानते हैं कि इस वस्तु की इस प्रतिबिंब की आकृति और आकार कैसा होता है। तो यह लिखा गया है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। जैसे कि वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बना हुआ है। अब आगे देखते हैं वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, यानी कि जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच बनता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि वस्तु को हम ए बी, यानी ये भी हमारा वस्तु है, यहाँ वक्रता केंद्र है और अनंत इधर होता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो वह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है, नीचे बना है। इसी बात को यहाँ पे फिर लिखा गया है कि यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु यहाँ पे बड़ा है, प्रतिबिंब छोट बन गया, तो यह प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से छोटा होता है
और इसकी प्रकृति की बात की जाए तो इसकी प्रकृति जो है वह वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो इस प्रकार से हम अभी आपको वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच के बारे में बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं कि लास्ट केस में हम कहाँ रख सकते हैं। तो लास्ट केस में हम इसमें अनंत पर रखते हैं। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है इसको जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि जब वस्तु को दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनती है। मतलब यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के सामने ही उसके मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसा कि आप देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा अनंत है, अनंत पे किसी वस्तु को रखे तो उससे प्रकाश जो आ रही है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिल रही है, सारा एक ही बिंदु पे जाके मिलती है, यानी कि मुख्य फोकस पर मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब जो है ना मुख्य फोकस पर बनेगा। अब थोड़ा सा जानते हैं कि यह प्रतिबिंब जो बनेगा इसकी आकृति कैसी होगी और इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी और आकार कैसा होगा। तो लिखा गया है कि यह वस्तु यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए, वस्तु से बहुत छोटा, फोकस पर जो बनता है प्रतिबिंब वह वस्तु से बहुत छोटा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको अवतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंबों के बारे में बता दिए। मतलब अवतल दर्पण में हम कितने स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा हम 6 स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ कहाँ था तो हम आपको अभी सबके बारे में एक एक करके सबके बारे में समझा दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा दूसरा दर्पण जिसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है केवल इसमें 2 स्थितियां होती हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इसमें बड़ा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वह वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए हम इसमें 2 ही प्रकार से मतलब 2 ही स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं। अब वह 2 स्थिति कौन कौन सा है, हम उस 2 स्थिति में वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं ये इसको देखते हैं। तो पहली स्थिति कहता है कि देखिए, इसमें लिखा गया है कि इसे वस्तु को यहाँ पे इसमें होना चाहिए, मिटा के इसको सही करते हैं। इसमें वस्तु को केवल 2 स्थिति में रखा जा सकता है, यानी कि उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को केवल 2 स्थिति में रख सकते हैं। और 2 स्थिति कौन कौन है तो देखिए, पहला कहता है कि पहली बार हम अनंत पे रख सकते हैं और दूसरी स्थिति में अनंत और ध्रुव के बीच रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ अनंत एवं ध्रुव के बीच। अब आइए जानते हैं कि यदि हम उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रख दे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि ये वास्तविक प्रतिबिंब तो होता नहीं है कि हमें बना हुआ दिखेगा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसलिए ये बनता हुआ प्रतीत होता है। और बनता हुआ कहाँ प्रतीत होता है तो दर्पण के पीछे फोकस पर बन रहा होता है। जैसा कि आप देखिए, इस तस्वीर को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण का पहचान होता है कि वह उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा होता है और वह धंसा हुआ वाला भाग की तरफ से रंगा होता है। और इसमें एक और ख़ास बात ये होती है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वह परावर्तक सतह के पीछे होता है। तो परावर्तक सतह इधर है तो इसका वक्रता केंद्र इसके विपरीत साइड में यानी कि इधर है। अब देखिए, इधर प्रकाश की किरण के अनंत पे हम किसी वस्तु को यहाँ रखें तो इससे प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है, तो इस किरण को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बिंदु पे जाने के बाद ये परावर्तित होकर के ऊपर चल जाती है, यहाँ तक गई तो यहाँ से ही परावर्तित होकर के नीचे आ गई। लेकिन हम अगर इमेजिन करें, कल्पना करेंगे तो पता चलेगा कि यह जो किरण है यह मुख्य रूप से इस तरफ जाती है और यह किरण नीचे की ओर आती है और दोनों जाकर के एक बिंदु पे मिलती है। वह बिंदु कौन सा बिंदु है तो यह हमारा फोकस कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पे बनता है। अब आइए जानते हैं कि यह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है और इसका आकार क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बहुत छोटा बनता है और काल्पनिक एवं सीधा बनता है। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तल दर्पण में वस्तु को जब अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अभी हम इसके बारे में समझे हैं। अब समझते हैं इसमें लास्ट स्थिति में हम प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रख सकते हैं। तो लास्ट स्थिति में यहाँ पे लिखा गया है कि अनंत एवं ध्रुव के बीच, यानी हम उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको समझते हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि जब वस्तु को दर्पण के सामने दर्पण के सामने कहिए कि अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। मतलब अब जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, आपको ये चित्र नहीं दिखता होगा क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कंजस्टेड था, इसलिए ये फिगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे तो हम आपको थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करके दिखा देते हैं एक बार कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा। हम इस फिगर को, यानी कि जो ये अनंत एवं ध्रुव के बीच बनने वाला उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है, इसको यहाँ ड्रॉ करके बता रहे हैं। जगह कम था इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं।
हमारा अब तक उत्तल दर्पण इस प्रकार से इधर से पेंटेड होता है। ये हमारा ध्रुव हो गया और इधर ये इसका प्रधान अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, इधर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब बनेगा कैसे, इसको देखते हैं। हम अनंत के बीच किसी वस्तु को रख दिए हैं। मान लीजिए कि हम अनंत के बीच यहाँ पे वस्तु रख दिए, यहाँ पे ये हमारा वस्तु है। जब हम वस्तु को यहाँ खड़ा कर दिए, ए बी हमारा वस्तु है, ए बी, इससे जो प्रकाश की किरणें आएगी यहाँ पर रुकेगी, यहाँ पे टकराने के बाद ये ऊपर की ओर चली जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इसके बारे में कल्पना करें तो पता चलेगा कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था। इसी को देखिए, एक प्रकाश इधर की ओर जा रही है, एक प्रकाश यहाँ से इस तरफ की ओर आती है, इस तरफ की ओर, और ये जो है आगे की ओर ऐसे बढ़ती है, ऐसे चली जाती है। आप इसमें स्पष्ट देख पा रहे होंगे, कि ये पहला किरण और दूसरा किरण दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, तो फोकस के जस्ट पहले, यानी कि ध्रुव एवं फोकस के बीच यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया। अब आप देखिए, जो काटा यह प्रतिबिंब ये लाइन के ऊपर ही बना, यानी कि वस्तु को भी हम ऊपर ही रखे हैं, प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है। अब देखिए, इसके आकार की बात करें तो यह प्रतिबिंब ये वस्तु है और ये वस्तु की प्रतिबिंब है, तो वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ बनता है, तो ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। इस प्रकार से हम आपको अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में बनने वाले सभी प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में अच्छे तरह से समझा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को इसमें कोई इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को चला करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको इससे सरल तरीका में और कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक, जितने दोस्त तक हो सकता है प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि हमें भी आपका फीडबैक देख करके और उत्साह बढ़ेगी, जिसके कारण हम और अच्छे से वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।